Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 13 of Construction Project Management. So today we will continue with your unit number 2 is Tendering and Accounting. So previous lecture के अंदर हमने what is the contract क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, उसके बाद व्हाट इज़ द टेंडर और टेंडर नोटिस को भी डिफाइन किया था, उसके बाद ईएमडी एंड एसडी यानी कि अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों को डिफाइन किया था। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन क्या है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है वो क्या करता है कि वो कोई जो भी कंडीशन है और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक अंडरटेकिंग फॉर्म या फिर एग्रीमेंट करता है, तो जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। और जो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही स्मॉलर वर्क यानी कि जो छोटे छोटे काम है उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन वर्क होता है, यानी कि उसके लिए कोई टेंडर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, टेंडर नोटिस को एडवर्टाइजमेंट में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ये टेंडर नहीं फिल करेगा। इसमें ऐसे ही आपका जो भी छोटा काम है वो कोई ऐसे ही जो सिविल इंजीनियरिंग जिसने किया है वो, या फिर रिपेयरिंग वर्क भी बोल सकते हैं, रिपेयरिंग वर्क के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज़ होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो स्मॉलर वर्क और रिपेयरिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, तो जो भी छोटे छोटे काम है, यानी कि कहीं पे टाइल्स को प्लेस करना है या फिर कहीं पे डोर और विंडो का फिटिंग करना है या फिर कोई रिपेयरिंग वर्क है, तो इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम यूज़ होता है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होता है, तो ये आपके मेजर वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यूज़ होता है। यानी कि अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, कोई भी अगर रेलवे बनाना है, सभी में हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यूज़ करेंगे। अगर हम सेकंड इसका पॉइंट देखें तो ये जो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम है उसमें जो भी वर्कर्स है उसको डेली वेज के अकॉर्डिंग ही उसको जो भी पैसे है वो मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी बिल है वो पास होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका होगा डेली वेज और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर को। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और यहाँ डेली वेज पे जो भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डेली वेज के अकॉर्डिंग होता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ही हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। उसके बाद है कि अगर मटेरियल चाहिए, हमें कोई भी काम करना है, अगर छोटा भी काम करना है, माइनर वर्क भी करना है या फिर मेजर वर्क भी करना है, दोनों के लिए मटेरियल्स चाहिए। तो जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे कहाँ से मिलेंगे, तो गवर्नमेंट स्टोरेज में से। क्लियर। और यहाँ पे जो मटेरियल है वो कौन लाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को हमने लास्ट टाइम जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो एक एंटायर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर हमारा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें क्या होता है, मटेरियल लेबर सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब कुछ मटेरियल सब कुछ वो कॉन्ट्रैक्टर जिसको हमने चूज किया है वो खुद से ही लाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट एडवाइस है
वो अवेलेबल नहीं होगी। यानी कि ये बहुत ही माइनर वर्क है, यहाँ पे कोई एक्सपर्ट एडवाइस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होगी इस सिस्टम में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपर्ट एडवाइस होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन बनाना है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, तो उसका जो भी एलिवेशन कैसा होगा, इस सभी के लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो पूरा जो सिस्टम है डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम, ये हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं देते। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जो मटेरियल है, मटेरियल रेट है, उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ तो आपका जो पूरा जो वर्क है उसमें भी चेंजेस होगा, क्योंकि ये आपका मटेरियल रेट डायरेक्टली आपका डिपेंड करेगा आपका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका मटेरियल रेट बढ़ भी गया तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने पहले से ही वो रेट फिल कर दी है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी पैसे लिखे होंगे टेंडर के अंदर, वही यहाँ पे मटेरियल रेट होगा। तो अगर मार्केट में आफ्टर 2 years अगर प्राइस बढ़ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल रेट चेंज होगा तो वो डायरेक्टली प्रपोज करेगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम को, यानी कि इसमें अगर चेंजेस हो गए तो इसमें भी चेंजेस हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मटेरियल रेट अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही जो रेट फिल किए है वही रेट आपका एज इट इज रहेगा। उसको रिसेंट जो भी प्राइस चल रहा है मटेरियल का उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। क्लियर? तो ये आपका है डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन में जो स्मॉलर वर्क है या फिर रिपेयरिंग वर्क है, जो भी छोटे मोटे वर्क है वो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो जो भी मेजर वर्क है जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और टेंडर पब्लिश करते हैं, तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अभी आपका जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो टेक्निकल टर्म्स देखेंगे। टेक्निकल टर्म्स, सो आपके टोटल 10 है टेक्निकल टर्म्स, तो सभी को हम डिफाइन करेंगे टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहला है फर्स्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, तो इसके अंदर क्या आएगा, तो आपको पता ही है कि अगर हमें कोई वर्क करना है, कोई भी हमें पब्लिक के ऊपर, अगर पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें कोई भी जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उससे हमें क्या लेनी होगी, तो परमिशन लेना होगा। तो इसको ही हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। यानी कि अगर आपका कोई ब्रिज बनाना है या फिर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है जो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो भी एरिया है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर आता है तो क्या होगा, तो हमें जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, फॉर कंस्ट्रक्शन जो भी मैप है, मैप प्लस अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैप और अप्रोक्सीमेट जो भी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी है, अथॉरिटी से क्या परमिशन लेना होता है, तो इसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है
तो उससे पहले आपको अप्रूवल लेना ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सबसे पहले आएगा, उसके बाद ही आपको टेक्निकल अप्रूवल भी लेना होता है। तो आपका सबसे पहले आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसके बाद आएगा टेक्निकल सैंक्शन। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट आएगा, पहले ये आपका अप्रूव होगा, उसके बाद आपको टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो भी आपका मैप है या फिर जो भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है उसका यूज होगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल अप्रूवल की बात करें, तो वहां पे आपका क्या होगा, तो वहां पे आपका जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट नहीं चाहिए, जो भी परफेक्ट कॉस्ट है आपका, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकला है, जो भी प्रॉपर कॉस्ट होगा आपका कंस्ट्रक्शन का वही चाहिए। कोई अप्रोक्सीमेट मैप नहीं चाहिए, परफेक्ट जो मैप है वही चाहिए। क्लियर? तो इसमें आएगा आपका टेक्निकल अप्रूवल। तो नंबर 2 है टेक्निकल अप्रूवल। तो इसमें सेम ही है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीडब्ल्यूडी से यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से आपको जो भी रियल कॉस्ट है, रियल कॉस्ट और जो भी मैप भी है, जो भी रियल मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेनी होगी। तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकल अप्रूवल। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल अप्रूवल। उसके बाद है आपका थर्ड स्टोरेज एंड इश्यू रेट। स्टोरेज रेट एंड इश्यू रेट। तो स्टोरेज रेट और इश्यू रेट ये आपका जो भी नाम है उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या आएगा। तो स्टोरेज के लिए जो भी कोई भी मटेरियल है, अगर इसको स्टोर करने के लिए इसके पास जो भी मनी स्पेंड होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टोरेज रेट। यानी कि मटेरियल के सेफ रखने के लिए, यानी कि मटेरियल स्टोरेज के लिए जो भी आप मनी स्पेंड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे स्टोरेज रेट। और अगर हम आपने मटेरियल इश्यू कर दिया तो उस टाइम पे जो रेट लगेगा तो इसको हम बोलेंगे इश्यू रेट। तो इश्यू के टाइम पे जो रेट रहेगा उसको हम बोलेंगे इश्यू रेट। और जो स्टोरेज के टाइम पे यानी कि मटेरियल स्टोरेज के टाइम पे इसके जो भी पैसे खर्च होते तो इसको हम बोलेंगे स्टोरेज रेट। इसके बाद है नंबर 4 एडवांस्ड पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट तो आपको वर्ड पर से ही पता चल जाएगा कि एडवांस पेमेंट क्या है। जो एडवांस में जो पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो उसको हम बोलेंगे एडवांस पेमेंट। क्लियर? उसके बाद एक आपका जो है वो इम्पोर्टेंट एक टर्म है नंबर 5 मोबिलाइजेशन एडवांस। तो ये भी वन टाइप ऑफ एडवांस ही है जो आपको एडवांस में ही देना है, लेकिन मोबिलाइजेशन एडवांस है। तो ये क्या रहता है मोबिलाइजेशन एडवांस? तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कोई मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर डैम, ब्रिज, कोई मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क की कोई भी चीज बना रहा है, तो इसमें क्या रहता है कि कोई भी अगर आपकी साइट है, सपोज कि यहाँ पे आपका कोई साइट है, तो साइट पे आने जाने के लिए या फिर वहाँ पे जो भी लेबर है उसके रेसिडेंशियल के लिए या फिर ऑफिस, तो ये सब कुछ बनाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं यहाँ पे हमने साइट डिसाइड किया और यहाँ पे अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है
तो आप वहाँ पे जाके सीधा ही कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आने जाने के लिए जो भी एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रूट है वो रेडी करेंगे। उसके बाद जो भी हम लेबर्स ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसका रेसिडेंशियल का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे वहीं पे। और उसके बाद जो भी ऑफिस होगी, ऑफिस भी रखेंगे। तो इस सब के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास पैसे नहीं रहते, तो क्या करता है, जो भी ऑनर है वो कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस देता है। मोबिलाइजेशन एडवांस देता है, जो कितना होता है, जो होता है 2 to 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 2 to 5% मोबिलाइजेशन एडवांस होता है। यानी कि कोई भी बड़ा काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ऐसे पैसे नहीं होंगे कि वहां पे जाके ऑफिस रेडी करे या फिर लेबर के लिए रेसिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करे या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रूट रेडी करे। तो इसके लिए मोबिलाइजेशन एडवांस चाहिए जो ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को देता है, जो 2 to 5% रहता है ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्लियर। अभी नंबर 6 आपका आएगा। नंबर 6, बुक ट्रांसफर। बुक ट्रांसफर क्या है, तो बुक ट्रांसफर के अंदर जो भी मटेरियल का स्टोरेज है, मटेरियल स्टोरेज के अकॉर्डिंग जो हम डेड स्टॉक बोलते हैं, तो इसी तरह से एक बुक को रेडी करते हैं जिसको मेंटेन करते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग। अगर कोई सीमेंट है तो वहां पे जो सीमेंट है वो कौन ले जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट में कोई साइट नंबर 1 है जहाँ पे कोई काम चल रहा है और साइट नंबर 2 है वहां पे कोई काम चल रहा है, तो अगर यहाँ पे जो बुक है उसमें मेंटेन किया है मटेरियल, तो यहाँ पे अगर सीमेंट बैग अवेलेबल है और यहाँ पे इसको सीमेंट बैग चाहिए अर्जेंटली, तो वो यहाँ से यहाँ पर ले जा सकता है। तो जिसकी एंट्री कहाँ पे होगी, तो बुक ट्रांसफर के अंदर इसकी एंट्री होगी। क्लियर। अभी हम नंबर 7 देखेंगे इसके बाद। नंबर 7 है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या है, तो अगर किसी को भी मटेरियल लेना है तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वो मार्केट में से मटेरियल लेगा। तो मार्केट में से कहीं से भी, अगर मार्केट में जो भी स्टोरेज है मटेरियल स्टोरेज, वहां पे से अगर आपको मटेरियल लेना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। तो वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म ही है रिक्विजिशन। यानी कि मार्केट में से मटेरियल लेने के लिए जो फॉर्म आपको चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रिक्विजिशन, जिसके अंदर मटेरियल नेम, तो जिसके अंदर क्या आएगा, तो मटेरियल नेम आएगा, मटेरियल क्वांटिटी आएगा और मटेरियल रेट आएगा, जो भी फॉर्म है उसके अंदर। उसके बाद है नंबर 8 इंडेंट। तो इंडेंट क्या है कि जो भी डिपार्टमेंटल वर्क है उसके लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो भी गवर्नमेंट का जो भी स्टोरेज रहेगा उसके अंदर से आपको वो मटेरियल मिलेगा। उसके लिए जो फॉर्म नंबर 7 यूज होता है, फॉर्म नंबर 7, इसको हम बोलेंगे इंडेंट। इसको क्या बोलेंगे, इंडेंट। अभी उसके बाद है नंबर 9 में, नंबर 9 जो है डेड स्टॉक रजिस्टर। डेड स्टॉक रजिस्टर। तो डेड स्टॉक रजिस्टर के अंदर क्या होता है, तो वो आपको पता ही होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम डेड स्टॉक रजिस्टर रखते हैं, जिसके लिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सभी जो भी मशीनरी है, जो भी मटेरियल है, सभी का सब कुछ, यानी कि उसकी इश्यू डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, सब कुछ इसके अंदर आएगा।
तो इसको हम बोलेंगे डेड स्टॉक रजिस्टर, जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है, जिसके अंदर सभी जो भी स्टॉक है आपके पास उन सभी का इश्यू डेट, उसकी जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि अगर कोई भी मशीनरी की बात करें तो अगर हम स्लम टेस्ट का जो भी इक्विपमेंट है वो आपका नंबर ऑफ कितना है, उसकी प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, तो वो सब कुछ डेड स्टॉक रजिस्टर में होता है। लास्ट वन है अभी आपका नंबर 10, इम्प्रेस्ड। तो ये इम्प्रेस्ड क्या है? तो इम्प्रेस्ड है वो सब डिविजनल ऑफिसर है या फिर कोई असिस्टेंट इंजीनियर है, उसको जो एडवांस देते हैं तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रेस्ड। यानी कि अगर कोई भी छोटा मोटा जो भी पेमेंट करना है, अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपको रेलवे यूज किया है, आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन के कोई भी इक्विपमेंट को या फिर कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आपने रेलवे यूज किया है, तो आप क्या करेंगे, जो भी रेलवे का तो जो रेलवे टिकट होगी वो जो एडवांस में देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड। यानी कि कोई भी अगर सब डिविजनल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर है वो कोई भी ऐसा एडवांस देता है जिसकी वजह से आपका जो भी छोटा मोटा जो पेमेंट है वो हो सके, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रेस्ड। क्लियर? तो ये आपके 10 टर्म्स थे। सबसे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसके बाद देखा टेक्निकल अप्रूवल, स्टोरेज रेट एंड इश्यू रेट, उसके बाद हमने देखा एडवांस पेमेंट, उसके बाद देखा मोबिलाइजेशन एडवांस, उसके बाद देखा बुक ट्रांसफर, उसके बाद देखा रिक्वेसेशन, उसके बाद देखा इंडेंट, उसके बाद देखा डेड स्टॉक रजिस्टर और लास्ट में देखा इम्प्रेस्ड। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने ये टेक्निकल टर्म्स देखे, उसके अलावा हमने देखा डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।